तो मूवी की शुरुआत होती है 8 जुलाई 1986 से। विल्सन नाम के एक छोटे से शहर में हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम है पियर और टेमो। पियर के अपार्टमेंट में ये दोनों एक छोटी बच्ची की बहुत ही अजीब वीडियो देख रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद ये दोनों रेड कलर की कार लिए यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ही पियर की नजर पड़ती है एक छोटी सी बच्ची पर जिसका नाम है पिया। उसे देखते ही पियर के दिमाग में अजीब ख्याल आता है। वो गाड़ी रिवर्स करता है और पिया का पीछा करना शुरू कर देता है एक सुनसान वीट फील्ड में। जब उसे ये शोर हो जाता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं, तो खुद भी फील्ड्स में उतरकर वो पिया का पीछा करने लग जाता है। पिया भी समझ गई थी कि कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए उसने भी भागना शुरू कर दिया। पर पियर ने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और फिर उसी खेत में उसे गिराते हुए उसे टॉर्चर भी किया और अब्यूज भी किया। इस सारे क्राइम को होता हुए टीमू खौफ से देखता रहा। चाहे उसने खुद ये क्राइम नहीं किया, लेकिन उसने अपने दोस्त को भी वो सब करने से मना नहीं किया। पीछे जो पिया के हेडफोन्स गिरे थे, चुपचाप उसने वो हेडफोन्स उठा लिए और गाड़ी की तरफ मुड़ने लगा। इधर जब पियर को एहसास हुआ कि पिया मर चुकी है, तो वो भी बुरी तरह घबरा जाता है और टेमू से मदद मांगता है। लेकिन टेमू डर के मारे चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। पियर अकेला ही पिया की बेजान जिस्म को ट्रंक में डालता है और उसके साइकिल को भी वही खेत में फेंक देता है। वो अपने जुर्म के सारे सबूत साफ करना चाह रहा था, इसीलिए वो टेमू को भी कहता है कि तुम पिया के ये हेडफोन्स फेंक दो। कहानी में 2 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। पियर आज भी एक अम्यूजमेंट पार्क के बाहर खड़ा अपनी कार को वॉश कर रहा था और पार्क में खेलने वाली बच्चियों को अजीब नजरों से देख रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि टेमो एक बस में बैठकर कहीं जा रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन बस आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ इस मूवी में 23 साल का वक्त भी गुजर जाता है। हम देखते हैं एक औरत को जिसकी बेटी पिया का 23 साल पहले मर्डर हुआ था। वो हर रोज अब इसी वीट फील्ड में जॉगिंग करने के लिए आती थी और रोज यहाँ आकर अपनी बेटी को याद करती थी। उसकी याद में यहाँ पर एक क्रॉस भी लगा दिया गया था। अब सीन कट होता है और शहर में दूसरी तरफ हमें एक और बच्ची सिनिका को दिखाया जाता है। उसने आज अपने स्कूल का ऑफ किया था, इसलिए उसके मॉम डैड उसे डांट रहे थे और उन दोनों की डांट से बचने के लिए वो ये कहते हुए अपने घर से निकल जाती है कि वो टेनिस की प्रैक्टिस के लिए जा रही है। लेकिन टेनिस प्रैक्टिस पर जाने के बजाय वो अपनी दोस्त मैरी को फोन करती है और उससे मिलने को कहती है और पहुंच जाती है एक अम्यूजमेंट पार्क में। उसे अपने मॉम डैड की डांट से दूर रहना था, इसीलिए उसने अपने मॉम डैड को एक वॉइस मैसेज पे कर दिया था कि आज रात वो घर नहीं आएगी बल्कि अपने दोस्त के घर पर स्टे करेगी। यहाँ शाम होने को आ जाती है और मैरी उससे मिलने के लिए पार्क में नहीं आती। घबरा कर सिनिका भी उससे कहती है कि अगर तुम कुछ देर तक पार्क में ना आई तो मैं घर वापस चली जाऊंगी। इस दौरान वो काफी घबराई हुई थी और उसने ये नोट नहीं किया था कि अम्यूजमेंट पार्क के बाहर एक आदमी गाड़ी में बैठा उसे ही घूर रहा था। खैर, अब सीन कट होता है और हमें डिटेक्टिव डेविड को दिखाया जाता है। आज उसे एक बहुत ही पुराने केस की फाइल दी जाती है जिसे आज तक कोई भी हल नहीं कर पाया था। ये केस था 11 साल की पिया का, जिसको 1986 में अब्यूज करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। उसकी डेड बॉडी कुछ दिनों बाद करीब की एक लेक से मिली थी और क्लू बस इन्हें इतना ही मिला था कि एक लड़के ने मर्डर वाले ही दिन एक लाल गाड़ी को लेक के पास देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी किलर कभी पकड़ा नहीं गया। डेविड नोट करता है कि मर्डर 8 जुलाई को हुआ था और आज भी 8 जुलाई ही था। खैर, सीन कट होकर दोबारा सिनिका की तरफ आते हैं। शाम तक भी उसकी दोस्त मैरी जब उससे मिलने के लिए नहीं आती तो वो अपने घर के लिए निकल जाती है और इस दौरान वो गाड़ी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उसे शक होता है। एक पल के लिए वो रुककर पीछे देखती है तो वो आदमी भी गाड़ी से बाहर निकल आता है, जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिनिका की भी साइकिल वो आदमी उन्हीं फील्ड्स में उसी जगह पर फेंक रहा था जहां पर 23 साल पहले पिया का मर्डर हुआ था। जल्द ही उसकी गायब होने की खबर न्यूज चैनल्स में भी आ जाती है और ये खबर टीमू भी पढ़ता है, जो अब अपनी फैमिली के साथ एक दूसरे शहर में अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि सिनिका का केस 23 साल पहले मर्डर हुई पिया जैसा ही है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वो क्राइम होते देखा था और उसे भी लगता था कि वो उस क्राइम का हिस्सा है, क्योंकि उसने उस क्राइम को होने से रोका नहीं था। फिर सीन कट होता है और हम डिटेक्टिव डेविड को देखते हैं। इनके पास अब सिनिका का भी केस आ चुका है। सारी चीजें इन्हें पिया की केस से मिलती जुलती लग रही थी, इसीलिए ये सिनिका की भी बॉडी को उसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पर पिया की बॉडी थी, यानी लेक में। लेकिन बहुत तलाश के बाद भी इन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलता। इधर दोबारा हमें टीमो को दिखाया जाता है, जिसकी परेशानी और गिल्ट अब बढ़ता ही जा रहा था और वो अब अपनी वाइफ से झूठ बोलकर विल्सन नामी इस शहर में वापस आ जाता है। उसी शाम हम देखते हैं कि डेविड के एक कलीग
जो अब रिटायर हो चुके थे, वो एक सबूतों का बॉक्स लेकर डेविड के घर आते हैं। वो चाहते थे कि डेविड पिया के साथ साथ सिनिका का भी केस हल कर दे, और वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि सिनिका के भी मर्डर के पीछे वही कातिल है जिसने पिया का मर्डर किया था। ये लोग भी इन्वेस्टिगेशन पहले ही शुरू कर चुके थे। डेविड की साथी को पुरानी फाइल्स के जरिए एक बात पता चलती है कि पिया और उन्हीं टाइम्स में गुम होने वाली एक दूसरी लड़की जहाँ से गायब हुई थी, वहाँ पर लाल रंग की ही गाड़ी देखी गई थी। अब 1980s में 500 रेड गाड़ियाँ थी, जिनमें से काफी लोगों से तो पूछताछ हो गई थी, लेकिन कुछ अभी भी बचे थे और उनकी लिस्ट आज भी उनके पास थी। डेविड और उसकी साथी को लगता है कि इन्हें उन सब की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्या पता कुछ ना कुछ पता चल जाए। जबकि यहाँ पर दोबारा हम टेमू को देखते हैं, जो विल्सन वापिस आ चुका है और आकर पियर से मिलता है। पियर इतने सालों बाद टेमू को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे अपने घर ले आता है। ये दोनों रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और एकदम से टीमू एक अजीब सा सवाल करता है कि सिनिका को गायब करके तुमने क्या किया। पियर ये सुनकर बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसने तो साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो ये भी कहता है कि पिया वाला वाकया उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसके लिए वो पछता रहा है और उसने गॉड से माफी भी मांगी है। टीमू उसकी बातों से तंग आ जाता है और घबरा कर यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी पियर ने जबरदस्ती उसे रोक लिया और उसके हाथ में एक सीडी पकड़ा दी। अरे यार ले लो, इसमें तुम्हारी फेवरेट वीडियो है। पियर की जबरदस्ती हाथ में पकड़ाई वो सीडी पकड़े हुए ही टेमू उसके घर के बाहर चला जाता है। होटल के रूम में वापस आकर बार बार उसका ध्यान उसी सीडी पर जा रहा था। उसने सीडी ऑन की। वीडियो बहुत ज्यादा घटिया थी, लेकिन फिर भी ये वीडियो उसे इंटरटेन कर रही थी और इस बात की उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी हो रही थी। उसे इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो गुस्से में फिर वो वीडियो बंद भी करता है और रोने लगता है। अगले दिन टेमू जब पार्क में था तो दोबारा उसके पास पियर आया और उसे अपने साथ घर लेके जाने लगा। वो जानता था कि घर जाकर वो उसे क्या दिखाएगा, इसलिए वो भागकर वहाँ से चला गया। ये दिन पता नहीं उसके लिए क्यों मुश्किल थे। उसने भी अब फैसला कर लिया कि वो अपना जुर्म मान लेगा और पुलिस के पास जाएगा, लेकिन पुलिस के पास जाकर भी वो कुछ नहीं बोल पाया। टेमू का ये गिल्ट अब इतना बढ़ता जा रहा था कि वो अपने आप को रोक ना पाया और पिया के घर चला गया। वहाँ उसके सामने पिया की मॉम आई और उसने बहाना बनाया कि वो तो रेंट पर अपार्टमेंट देख रहा है। ऐसे ही बातें बढ़ती रहीं और टेमू ने उनसे उनके बच्चों के बारे में सवाल किया। वो लेडी रोने लगी और उन्होंने पिया के बारे में बताया, जिसका 23 साल पहले मर्डर हो चुका था। टेमू उसे हौसला देता है और माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पिया की मॉम नोटिस करती है कि टेमू उनके घर से गया नहीं था। वो घर के बाहर ही बैठा गाड़ी में रो रहा था और इससे पिया की मॉम को शक होने लगा कि क्या वो इंसान टेमू तो नहीं जिसने वो जुर्म किया है। पिया के केस में दोबारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जैसे ही पिया की मॉम के पास आते हैं तो वो उन्हें टेमू का विजिटिंग कार्ड दे देती है, जो टेमू उन्हें देकर गया था कि अगर उन्हें पेइंग गेस्ट की जरूरत हो तो वो उसे बुला ले। इधर पता चला कि डेविड और उसकी पूरी टीम पुराने रेड कार ओनर्स की भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अचानक ही डेविड को एक जरूरी कॉल आ जाती है और उसे काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ जाता है और उसके साथी अकेले ही पियर के घर चली जाती है। इधर पियर अभी उसी लेक पर था जहाँ पर उन्होंने पिया की लाश फेंकी थी। अभी वो यहाँ पर बैठा ही हुआ था कि उसे अपनी वाइफ की कॉल आ गई, जो उस पर बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया था और इस दौरान इनकी बेटी भी गिर गई थी और बहुत ज्यादा जख्मी थी। इससे पहले कि वो अपनी बेटी से बात कर पाता, उसकी वाइफ फोन काट देती है, जो कि दरवाजे पर कोई आया था और हमें दिखाया गया कि दरवाजे पर डेविड और उसकी टीम ही थे। इसी वक्त यहाँ विल्सन में हमें डेविड के साथी को पियर के घर दिखाया जाता है। वो उससे उसकी रेड कार के बारे में सवाल करती है और फिर पिया और सिनिका के बारे में भी सवाल करती है। और जैसे ही वो ये सवाल पूछती है कि तुम 8 जुलाई को कहाँ थे, तो पियर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ टेमू के घर पर डेविड भी टेमू के बारे में सवाल करता है, तो उसकी वाइफ बता देती है कि वो तो शहर से बाहर गया है। अब क्योंकि डेविड और उसके साथी को इन्वेस्टिगेशन पूरी करके जाना था, इसलिए वो टेमू के ऑफिस चले जाते हैं और उसके कंप्यूटर में उन्हें वही बच्चों वाली वीडियोस मिल जाती हैं, जिनसे उनका शक यकीन में बदलने लगता है कि जरूर टेमू ने ही पिया को मारा होगा। इधर विल्सन में डेविड की साथी जो पियर से पूछताछ करने के लिए आई हुई थी, उसके इर्द गिर्द खतरा मंडलाने लगता है। पियर अंदर जाकर एक डायरी के अंदर एक चाकू छुपा लाता है। लड़की के पास आते ही वो चाकू छुपा लेता है और डायरी उस लड़की को दे देता है और कहता है, इसमें मेरी रोज की रूटीन लिखी हुई है, आप पढ़ सकती हैं कि 8 जुलाई को मैं कहाँ था। यहाँ पर उसे ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिस पर वो शक कर पाती, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। जबकि टेमू को हमें विल्सन में ही लेक के पास दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने पिया को फेंका था। इधर बैठे बैठे उसका गिल्ट उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो अपनी गाड़ी समेत ही लेक के अंदर जंप कर देता है और अपनी जान दे देता है। जैसे ही पुलिस को इस इंसिडेंट की खबर मिलती है तो वो गाड़ी निकालने का काम शुरू कर देते हैं। तब तक डेविड और उसका साथी भी यहाँ पर आ चुके थे, जिनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुजरिम उन्हें टेमू ही लग रहा था। गाड़ी के निकालते ही
उन्हें टेमू की मुर्दार लाश मिलती है और यहीं पर ढूंढते हुए उन्हें सेनिका की भी लाश मिल जाती है। इन लोगों का शक यकीन में बदलने लगता है कि वो सारा कुछ जरूर टेमू ने ही किया होगा, इसीलिए तो उसने अपनी जान भी दे दी ठीक उसी जगह पर जहाँ पर उसने पिया और सेनिका को फेंका था। केस बंद हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं डेविड को शक था कि टेमू बेकसूर था। केस अभी भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि केस बंद होने से पहले उसने पुराने सबूतों की तस्वीरें देखी थी और एक आई विटनेस की रिकॉर्डिंग भी सुनी थी। तस्वीरों में पिया के हेडफोन्स की भी तस्वीर थी और आई विटनेस ने देखा था कि पिया के हेडफोन्स को पैसेंजर साइड पर बैठे हुए किसी आदमी ने फेंका था, जिसका मतलब था कि उस दिन केस में 2 लोग इन्वॉल्व थे और दूसरे आदमी के बारे में इन्हें पता नहीं था। ये बात जाकर डेविड अपने सीनियर ऑफिसर को भी बताता है और केस को रीओपन करने की रिक्वेस्ट करता है, पर सीनियर उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि पिया के मिले हुए हेडफोन्स पर टेमू के ही डीएनए थे और ये एक ठोस सबूत था उस कत्ल का। पर डेविड उनसे कहता है कि सेनिका का भी पोस्टमार्टम हुआ है, जिससे हमें पता चला है कि उसे अब्यूज नहीं किया गया, और जैसा हमें टेमू की हिस्ट्री पता चली है उसके मुताबिक तो उसे सेनिका को इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन सेनिका का सिर्फ मर्डर हुआ, जिसका साफ मतलब है कि टेमू उसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो एक थ्योरी बनाते हुए अपने ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है, हो सकता है कि क्राइम 2 आदमियों ने मिलकर किया हो और फिर 23 साल बाद दूसरे आदमी ने ही टेमू को वापस बुलाया हो और वही मास्टरमाइंड हो दूसरे कत्ल का भी, और फिर उसने छुपाने के लिए ही टेमू को यहाँ बुलाया हो। लेकिन सीनियर को अभी भी डेविड की इस कहानी पर यकीन नहीं था। रिजल्ट यही होता है कि केस बंद ही रहता है और कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पियर के गैराज में वही गाड़ी दिखाई जाती है जो गाड़ी मूवी के स्टार्ट में सेनिका का पीछा कर रही थी, जिससे साबित हो जाता है कि इस मर्डर के पीछे भी पियर ही था, लेकिन वो बच निकला और बेचारा बेकसूर टेमू मर गया। उसे भी जैसे ही ये खबर पता चलती है कि टीमू ने सुसाइड कर ली है तो वो भी टूट जाता है। हालांकि वो जानता था कि उसी ने पूरा प्लान करते हुए टीमू का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये कभी नहीं चाहता कि उसका दोस्त मर जाए। अब टीमू 2 लड़कियों के मर्डर के गिल्ट के साथ साथ अपने दोस्त के मरने के भी गिल्ट में रहने वाला था और बस ऐसे उसे दिखाते हुए ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।